मुंबई में किफायती मकानों की कमी से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन सरकारी नीतियों के तहत बिल्डरों को अपने बनाए प्रोजेक्ट्स में कुछ जमीन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस यानी गरीब लोगों के लिए अलग से रखने पड़ते हैं। अब ये सब बदल सकता है। सरकार नियमों में बदलाव कर बिल्डरों की राह आसान कर सकती है, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की सम्मिलित आवासीय नीति, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और कम आय वाले लोगों के घरों के लिए जमीन का 20% हिस्सा अनिवार्य करने की शर्त है, वो 1 साल से लागू नहीं हो पाई है क्योंकि बिल्डर लॉबी इसमें बदलाव चाहती है। एनडीटीवी को पता चला है कि अब सरकार इसे लागू करने जा रही है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। मिसाल के तौर पर सरकार का इरादा है कि अनिवार्य 20% हिस्सा उसी वार्ड में कहीं भी हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो मिला जुला आवास रहेगा ही नहीं। स्लम निकालो और उनको बड़े घर में बनाओ, और जो एक तरीके से बहुत क्लियरली ये शहर का 2 हिस्सों में बंटवारा हो रहा है। एक बड़ा हिस्सा जिसमें सिर्फ अमीर रहेंगे, जो बड़े बड़े घरों में रहेंगे, और एक छोटा हिस्सा छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे आइलैंड में, द्वीप जो बोल सकते हैं उन्हें, वो गरीबों का होगा, जो बहुत ही डेंस बहुत डेंसिटी इंटेंस पॉकेट्स उनका होगा। और इसमें अगर जब ये सेपरेशन होगा सिटी का, वो बहुत क्लियरली 20 साल में होगा। सरकार ने भी प्रस्ताव रखा है कि नई नीति पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स, झुग्गी पुनर्वास इमारतों और प्रोजेक्ट्स और बेकार पड़ी औद्योगिक जमीन पर लागू नहीं होंगे। एनडीटीवी को पता चला है कि नए संशोधनों वाला नया नोटिस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी बिल्डर लॉबी अपने हित में संशोधन करवा चुकी है। शुरुआत में सम्मिलित आवासीय योजना 2000 वर्ग मीटर और उससे बड़े प्लॉट्स पर लागू होनी थी, जो दोगुनी करके 4000 वर्ग मीटर और उससे बड़े प्लॉट्स पर हो गई। प्लॉट लेवल से निकाल के वार्ड में कहीं दिया, ये तो एक सिंपल ऐसा लगता है कि डेवलपर्स ने ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके करवाया है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेवलपर्स का ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। गवर्नमेंट का एक्चुअल रोल, जो एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट हो इन प्रोडक्शन, घर बनाने में और घर बेचने में, ये बहुत ज़्यादा है, घर डिज़ाइन करने में। क्योंकि अगर हम प्राइवेट डेवलपर को दे दे तो वो तो जायज़ है, वो खुद का ही प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। जानकारों का कहना है कि मौजूदा शक्ल में ये योजना बहुत ही सीमित है और इससे शहर को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। प्लॉट साइजेस जिस तरह के मुंबई सिटी और सबर्ब्स में पाए जाते हैं, उसमें 20% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए छोड़ना या कंस्ट्रक्ट करना प्रैक्टिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। 2 सेपरेट बिल्डिंग बनानी है या एक बिल्डिंग में 2 विंग्स करनी है, तो डिज़ाइन इश्यूज़ भी आ रहे थे। आज अगर आप देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर एक अफोर्डेबल घर हम उस विसिनिटी में हम बना दें, तो उनके जो अमेनिटी कॉस्ट होगा वो हाई होगा, प्रॉपर्टी टैक्सेस हाई होंगे, मेंटेनेंस हाई होगा। तो वो सारे टैक्सेस वो अफोर्डेबल सेगमेंट क्या वो दे पाएगा उसी लेवल के ऊपर? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। योजना के आलोचक कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बिल्डरों के पक्ष में है, तो बिल्डर लॉबी का कहना है कि नीति को नए सिरे से बनाना चाहिए। ऐसा नियम थोपकर जमीन के मालिक के मूल अधिकारों को सीमित किया जा रहा है कि वो अपनी जमीन के साथ जो करना चाहे करे। इस तरह के नियम थोपकर टकराव ही होगा। हमें लगता है कि इसके बजाय सस्ते घर बनाने के और तरीके खोजने चाहिए। नई सरकार ने ये इशारे तो दिए हैं कि वो निजी कंपनियों, बिल्डरों आदि के पक्ष में है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहां आबादी बहुत ज्यादा है और किफायती मकान बहुत कम, वहां विशेषज्ञों की राय में समझदारी यही होगी कि सरकार बिल्डरों का नहीं बल्कि गरीबों का पक्ष ले। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास, एनडीटीवी। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमनाथ, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ एंड एसोसिएट्स के, और साथ ही हैं सनी विजलानी, जो कि डायरेक्टर हैं सुप्रीम यूनिवर्सल के। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो शुरुआत आपसे करते हैं
प्रेमनाथ जी, आप क्या मानते हैं कि अगर ये 20% का जो ज़रूरी रखा जाता है बिल्डर्स के ऊपर, उसे अगर हटा दिया जाता है और उन्हें अलग ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि आप कहीं और भी ज़मीन दे सकते हैं, तो क्या ये जो किसी भी सिटी का एक कैरेक्टर होना चाहिए उसके लिए सही होगा? असल में देखा जाए अफोर्डेबल हाउसिंग तो हमेशा करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। बिल्डर लोगों क्यों बोलते हैं करने के लिए? सारी दुनिया में सरकार ही करती है। अभी हाउसिंग बोर्ड कितने सालों से फेल हो गई है। दिल्ली में डीडीए नहीं करते थे, वो भी फेल हो गए। अभी बिल्डर को दबाव डालते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बिल्डर को भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मकान रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी, उनके जो सर्वेंट होते हैं, उनके जो कुक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनके बाकी समाज के स्टाफ होते हैं, उनके लिए हाउसिंग जरूरत तो पड़ती है। वो उनकी बिल्डिंग में ही होना अच्छा है, पर सब तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इतनी दूर से लोगों को चल के क्यों ना पड़े, तो इसलिए एक आइडिया अच्छा है कि भी इसी वार्ड के अंदर अगर हाउसिंग बना सकते हैं, तो 4-5 बिल्डर के 4-5 मकान हैं, वो इकट्ठे होके एक अलग से बना देते हैं, तो क्या होगा, ये छोटे लोग जो होते हैं अपने कुटुंब के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में मिलकर रहते हैं, उनको कंफर्ट आता है। उनको वो दबाव में रहना पड़ता है, सेम बिल्डिंग में रहेंगे, मालिक मकान भी ऊपर है, आप भी हम नीचे रहते हैं, तो थोड़ा खुल के नहीं रह सकते। एक आइडिया अच्छा है कि इसे वार्ड काफ़ी बड़ा होता है, वार्ड में उनके अलग से बिल्डिंग बन जाएगी, तो ये सरकार का अच्छा है तरीका है, पॉलिसी है कि उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है ताकि वो उसका बर्डन खर्चा नहीं बढ़े। हाँ, बिल्डर को थोड़ा वो ज़रूर करना पड़ेगा, पर बिल्डर थोड़ा अपनी जेब देने वाला है, अल्टीमेटली कस्टमर पे करेगा। अगर कस्टमर अमीर है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करके क्या फ़र्क पड़ता है? किसके लिए करने वाले? अपने स्टाफ के लिए, जो अपने नौकर चाकर है, या आपके या हमारे या समाज के लोग जो छोटे लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो उनके साथ में अगर एक अमीर आदमी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है, अपने समाज का भला होगा और वही लोग आपका भला करते हैं। आपको ज़रूरत है लोगों की, जो सर्विस स्टाफ हैं उनको आपकी ज़रूरत है, उनको अपने घर में नहीं रह सकते तो घर के पास रखिए। ये पॉलिसी मेरे ख्याल में अच्छी है, होनी चाहिए। जी, सनी, आप क्या मानते हैं कि 20% का लैंड दे देना बिल्डर के लिए, क्या ये आप लोगों को खलता है? पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये एक संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये रूल क्या है और गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज़ किया है। गवर्नमेंट ने इस 20% EW स्कीम के मुताबिक ये प्रपोज़ किया है कि आपका जो बेसिक जोनल FSI है, जो आपकी बेसिक नेट प्लॉट है, उसका 20% जो एरिया है, डेवलपर या अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्ट करे 300 से 500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स और माडा को हैंडओवर करे प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, या अपने अगर प्लॉट में नहीं तो उसी वार्ड में, हर कॉरपोरेशन लिमिट्स में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, तो उसी वार्ड में आप कोई दूसरे प्लॉट पर ये 20% बना सकते हैं। मतलब उस दूसरे प्लॉट का ओनर भी ये डेवलपर होना चाहिए। और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर उसी वार्ड में प्लॉट ढूंढना और मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऑल्दो ये उन्होंने स्कीम प्रपोज की है, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड टू इम्प्लीमेंट और ये पॉसिबल होने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, उसकी ही शॉर्टेज है। तो मेरे हिसाब से उसी वार्ड में ज़मीन मिलना जिसमें आप एलोकेट कर सको, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा ये हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे अपने वेकेंट लैंड लेके कंस्ट्रक्ट आप कर रहे हैं। मतलब 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर ज़मीन हो तो आपको ये 20% बनाना है। उनकी दूसरी जो पॉइंट है इस स्कीम में कि अगर आप सोसाइटी रीडेवलपमेंट कर रहे हो और एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके अगर अपार्टमेंट्स के एग्जिस्टिंग साइज़ 600 स्क्वायर फीट के ऊपर है, तो भी आपको बेसिक प्लॉट का 20% जो एरिया है उसी बिल्डिंग में बनाना है, अलग विंग में या अलग ब्लॉक, और वो आप सर्वेंट क्वार्टर्स के तहत यूज़ कर सकते हैं। और सोसाइटी अपने पूरे सोसाइटी के जो सर्वेंट्स हैं वहाँ पर आप उनको डोमेस्टिक हेल्प को हाउस कर सकते हैं। अभी ये जो है माडा को, इस रीडेवलपमेंट के केस में ये माडा को हैंडओवर नहीं होने वाले हैं, ये सोसाइटी यूज़ करने वाली है। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 20% ज़्यादा का है, ये बेयर करेगा डेवलपर। इसके लिए इससे आपका कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसी को भी ये फ्लैट्स बेच नहीं रहे हैं। अगर किसी सोसाइटी में डोमेस्टिक हेल्प है तो वहाँ टेम्परेरी वो रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो मेरा जो सजेशन है, रीडेवलपमेंट के केस में
ये पूरा 20% EWS का स्कीम ही हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है टू प्लान, क्योंकि आज एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स के एरियाज एक पर्टिकुलर टाइप के हैं, टू फिट इन न्यू स्मॉल अपार्टमेंट्स स्ट्रक्चरली कॉलम बीम के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होगा। तो रीडेवलपमेंट से आप ये स्कीम ही हटा दीजिए, और जो ग्रीन फील्ड लैंड है उसमें अगर आप ये लागू करते हैं तो कोई वांदा नहीं, हम उसके गवर्नमेंट से सहमत है उसमें, पर जो कॉस्ट डेवलपर इनकर कर रहे हैं आप भी फेज वाइज उस कॉस्ट को देते जाइए, और जो भी एडिशनल प्रीमियम का हिट है वो आप डेवलपर पे मत डालिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। यहाँ प्रेमनाथ जी आपसे पूछना चाहेंगे, सनी ने अपनी लिस्ट पूरी बता दी, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर डेवलपर को, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को किफ़ायती मकानों की ज़रूरत है उनकी बात कहने वाला कोई नहीं होता है। आप कह रहे हैं सरकार नहीं सुनती है, अब डेवलपर्स भी नहीं चाहते हैं उनका खर्चा उठाना, तो क्या फिर इसका सल्यूशन है? मैं समझाऊँ आपको, बॉम्बे में जगह तो है ही नहीं, और बॉम्बे ऐसा है कि बॉम्बे नगरी पूरा रीडेवलप होगा, थोड़ा तोड़ फोड़ के नया बनेगा, तो अफोर्डेबल हाउसिंग कभी बनेगी? कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी, क्योंकि जब यहाँ बड़े बड़े ऊंचे मकान बन सकते हैं, 30 स्टोरी 40 स्टोरी 50 स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, उसके लिए अगर एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको तकलीफ नहीं है, आप और ऊँचा कर देंगे। लेकिन 20% खाली एक्स्ट्रा आपको दिया है, वो भी किसके लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी ज़रूरत आपको है, आपके लोगों को ज़रूरत है, आपके ड्राइवर हैं जो इतनी दूर से आते हैं, आपके सर्वेंट जो इतनी दूर से आते हैं, वो 50-50 मील से दूर चल के आते हैं आप ड्यूटी करने के लिए, उनको क्यों नहीं रखा है आपके पास? गवर्नमेंट आपको FSI दे रही है, पैसा कौन लगना, आप थोड़ा खर्चा कोई बात नहीं है, बट जैसे साथ साथ आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अच्छा है, ऐसा होगा तो फ्लैट लेने वाला बंदा वो भी सोचेगा कि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर सर्वेंट क्वार्टर भी साथ में है, तो उसकी वैल्यू आपकी और बढ़ेगी, वो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करेगा और फ़ायदा उसको होगा, उसी आदमी को दूर से नहीं आना पड़ेगा, ट्रैफिक नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगी, इतने रेल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, कि कितनी मतलब बचत होती है। ऐसा नहीं सोचते कि 40-50 लाख लोग दूर दूर से 50-50 मील चल के आए आपके लिए काम करने के लिए, इधर उनको आसपास में रहना चाहिए। ये टाउन प्लानिंग है, कोई भी अच्छी मतलब डेवलपमेंट का एक नियम है कि ये छोटे लोग भी आपके आसपास होने चाहिए। जब बॉम्बे रीडेवलप होगा, लाखों करोड़ों फुट फ्लैट बनेंगे, फुट एरिया बनेगा, तो ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। सरकार ने सोचा है, ठीक है, थोड़ा तकलीफ होती है, क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आ जाएगी क्लैरिफिकेशन, भाई क्या होना चाहिए, कंसेशन देने हैं, कुछ भी करना है। अगर आपको खुद की बिल्डिंग बनानी हो तो वहाँ आप प्रीमियम देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ करना हो तो आप करने को तैयार नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये तो ऐसा है कि मस्ट अंडरस्टैंड कि सोशल ड्यूटी है, एक कॉज है। जो अमीर आदमी लेता है तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता है गरीब लोग के लिए, जो गरीब लोग भी अपने समाज के हैं, वो खुद उनकी सेवा करने वाले हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। जी सनी, यहाँ पे फ्री FSI मिल रहा है। प्रेमनाथ जी, यहाँ सनी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे सनी, दिल्ली में भी होता है 25% आपको रखना पड़ता है, तो जब NCR के डेवलपर इसके लिए तैयार हैं तो मुंबई में क्यों नहीं? तो मैंने जैसे आपसे कहा, हमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में, अभी आप NCR में जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर लैंड डेवलपर्स ने खरीदा है और वो अपने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। उसमें हम डेवलपर्स को 20% अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोविज़न करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रीडेवलपमेंट के स्कीम्स में आप ये लागू कर रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे प्लानिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। आप एक 4000 स्क्वायर मीटर का अगर आप प्लॉट देखो तो बाकायदा आप एक बिल्डिंग या 2 विंग बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स है कि हमें स्पेसिफिक ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट्स छोड़ना है, हमें जो RG है 15% कंपलसरी जो रिक्रिएशन ग्राउंड छोड़ना पड़ता है, हमें ग्राउंड पर छोड़ना पड़ता है। तो आपका जो बिल्डेबल प्लॉट एरिया है वो काफ़ी श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हमें दूसरे भी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से प्लानिंग में काफ़ी सारे तकलीफ हमें आ सकती हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट में हमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स को रीहाउस करना है, तो उनके तो एरियाज फिक्स्ड है जो हमें उनको देने हैं। तो बिकॉज ऑफ प्लानिंग कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ हाइट कंस्ट्रेंट, हम ये कह रहे हैं कि या तो आप हमें जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें आप हमें कंसेशन दीजिए, या फिर हमें आप रीडेवलपमेंट में 20% ये जो स्कीम है इसमें आप हमें पुश ना करें। पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में हम सहमत है गवर्नमेंट से कि हम भी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहते हैं, पर जो कॉस्ट हम पर लागू हो रहे हैं
और एट सम पॉइंट गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कैश फ्लो इशू एक डेवलपर पर ना आए। जी चलिए, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में आप इस पूरे मुद्दे पर अलग राय रखते हैं। खैर वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।